एक जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। लेकिन भारत में तो कुछ और देखने को मिल रहा है। भारत में तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि जनता को ही मार दो। कम से कम हिटलर ने तो यह कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बोलता जनता को ही मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हिटलर से भी 2 कदम नरेंद्र मोदी जनता को मरवाने के लिए आगे है। अमित शाह, अरे भाई जर्मनी में तो एक हिटलर था, भारत में तो हिटलरों की भरमार हो गई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हिटलर नंबर 1 नरेंद्र मोदी, हिटलर नंबर 2 अमित शाह, हिटलर नंबर 3 योगी आदित्यनाथ, हिटलर नंबर 4 नीतीश कुमार, हिटलर नंबर 5 सुशील कुमार मोदी। जिस मुल्क के अंदर इतने सारे हिटलर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का क्या हाल होने वाला है। हमारे देश की जनता के साथ क्या हाल हो रहा है आप समझ सकते हैं। कल ही की बात है, उधर 19 मजदूर जिसमें 16 तो तुरंत ही मृत्यु के प्राप्त हो गए और इसका मर्डर, मैं कहता हूं मर्डर किया गया है। और मर्डर नरेंद्र मोदी ने कराया है अपनी गलत नीतियों के कारण से। तो ये मर्डर है। दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर एक फैमिली मोटरसाइकिल से अपने बच्चों के साथ जा रहा था, उसे गाड़ी ने ठोकर मार दिया और वो वहीं मर गया। क्या कसूर है इन व्यक्तियों का कि नरेंद्र मोदी को अपने सर पे बिठा के भारी मतों से पूर्ण बहुमत की सरकार 1 बार नहीं 2-2 बार बनाया। कि यही गलती है इस देश की जनता का, गरीब जनता का। क्योंकि ये मासूम भोले भाले लोग, इन्होंने अपने को, मोदी ने जितना लंबा लंबा फेंका था, फेंका मतलब इतना लंबा जुमला झूठ, इतना इन जनता से भोला कि मोदी जी को ये अपना भाग्य विधाता समझ बैठे। लेकिन वास्तव में जनता का भाग्य विधाता नहीं, क्या कहूं, उसके भाग्य के एक भस्मासुर। जैसे किसी चीज के ऊपर हाथ रखता है ना तो उसको भस्म कर देता है। जैसे शंकर भगवान को याद होगा, शंकर भगवान ने ही भस्मासुर को वरदान दिया था कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो जनता नेता का भगवान है, जनता नेता का भगवान है। और ये भगवान ने भी, नरेंद्र मोदी एक भस्मासुर है भारत का, उस भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कैसे? वोट देके उसको इस देश का राजा बनाया, सारी ताकत उसको दी। अब वो उस ताकत से नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को, इस देश के विकास को, इस देश की शांति को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, सबको भस्म करने में लगा हुआ है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी। ये सब भस्मासुर भारत के जीडीपी को भस्म कर दिया। 5,63,000 कंपनियों को भस्म कर दिया उस टाइम के अंदर, जो मोदी जी स्वयं लाल किला से खड़े होकर कहे थे कि मैंने भाइयों और बहनों 3 लाख कंपनियों की मान्यता रद्द कर दी है, तीर मार दिया था। अरे भाई, लगाना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक मकान आप समझो ना, आदमी जीवन भर
सोचता रहता है कि मैं एक कमा के अपना एक सुंदर सा मकान बनाऊंगा, लेकिन उस मकान को तोड़ने में कितना सेकंड लगता है। वही है व्यक्ति। घर तो किसी का मोदी ने बसाया नहीं, क्योंकि इसने अपना घर ही नहीं बसाया तो देश की जनता का घर कैसे बसने देगा। ये बहुत मोटी सी बात है। योगी आदित्यनाथ ने अपना घर बसाया नहीं तो देश की जनता का घर बसने नहीं देगा। नीतीश कुमार ने अपना घर बसाया, खुद ही उजाड़ दिया। नरेंद्र मोदी का घर बसा, नरेंद्र मोदी खुद ही उजाड़ दिया, तो देश की जनता का ये लोग घर कैसे बसने देंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, गांव वाली देहात वाली, क्योंकि भाई मैं भी गांव देहात से ही हूं ना। तो जिस औरत को बच्चा नहीं होता है वो दूसरे के बच्चे को देख के बहुत जलती है। जिस पुरुष को अपनी कोई औलाद नहीं होता है तो वो व्यक्ति दूसरे की औलाद को पसंद नहीं करता है। तो नरेंद्र मोदी के पास अपना कोई औलाद नहीं तो जलन होगी। योगी आदित्यनाथ के पास अपना कोई औलाद नहीं तो जलन होगी। नीतीश कुमार अपने औलाद को भस्मासुर की तरह भस्म कर दिया एक पत्नी को, और वो भस्मासुर क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पत्नी को भस्म कर दिया। तो ये भस्मासुर सब इस देश की जनता को धीरे धीरे सिसक सिसक के, आप देखो ना, नोटबंदी किया था, 200 से ज्यादा मजदूरों मर गए थे लाइन में लग के। क्या नरेंद्र मोदी ने एक उफ तक किया था कि मुझे खेद है, या उसके परिवार को कोई मुआवजा मिला था? नहीं मिला था। किसी भी एक परिवार को मुआवजा नहीं मिला था। दूसरी बार जो राजा समझिए कि देश की सेना को मरवा दे सत्ता के लिए, तो वो कितना बड़ा कमीना हो सकता है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी को कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे भाई, आप लोग बहुत बड़ी भूल कर गए। गुजरात दंगा 1.5 महीने तक चलता रहा था। डेली जश्न मनाते थे ये बैठ के उन दंगाइयों के साथ। कई ऐसे फोटो वीडियो वायरल थे उस टाइम के अंदर। तो ये व्यक्ति लोगों की लाश पे जब इसको खुशी मिलती है, मजा आता है, जब गरीब मरते हैं। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। सबसे पहला चुनावी सभा गांधी मैदान के अंदर जब मोदी जी ने किया था, तो जानते हैं 14 बम फटे थे। 14 बम फटे थे गांधी मैदान में। पहली सभा में एक हवा बनाया गया देश के अंदर कि देखो नरेंद्र मोदी जी को जान का कितना खतरा है। आपसे ही मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यदि किसी नेता को कोई मारने आएगा तो नरेंद्र मोदी जी क्या ये पटना जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफार्म में पेशाब करने वाले थे, वहां पर एक बम फटा था। और गांधी मैदान के चारों तरफ जहां पब्लिक थी, भीड़ भाड़ थी, वहां बम फटा था। नरेंद्र मोदी जी के मंच के इर्द गिर्द एक भी बम नहीं फटा था। तो आप लोग समझ सकते हैं। हिंदू, मैं बार बार ही बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत को जलाओ पार्टी, और हिंदू की लाश पे ही राजनीतिक रोटी सेक। हिंदू की लाश पे, हिंदू मुसलमान जरूर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई मरता है तो हिंदू मरता है, क्योंकि ये बम विस्फोट, ये दंगे फसाद कराते हैं और इस तरह की राजनीतिक रोटी सेकने का काम ये करते हैं। और गांधी मैदान में भी 22-23 आदमी उस टाइम मरे थे, वो सारे हिंदू थे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी हवा बनाई और तब चुनाव जीता। और आप थोड़ा सा इस 6 साल में उसका इतिहास उठा के देख लो ना कि मोदी ने झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम किया है। ये बात क्या करते हैं, कुछ गोबर भक्त को दिमाग में क्या डाल दिया है, राम मंदिर। अरे भैया, करोड़ों मंदिर है हिंदुस्तान में, करोड़ों मंदिर है, 1-2 मंदिर नहीं है। शायद ही कोई गांव होगा जहां मंदिर नहीं होगा। मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए
हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में रोजगार, काम, दुनिया का कोई भी मुल्क यदि आगे तरक्की किया है और यदि अमेरिका जैसा, चाइना जैसा देश इतना आगे बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार से बढ़ा है। वहां इंडस्ट्रियां लगी हैं, विकास तब होता है। ये फालतू की बकवास करने की, मन की बात से विकास संभव नहीं है। आप सोचो ना कि मोदी जी ने 6 साल में इस इंडिया का कौन कौन सा नाम रखा। मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मतलब मैं तो इतने नाम भी भूल गया हूं जितने हर 3 दिन बाद एक इंडिया का नाम रखता है। तो नाम रखने से काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है। ये चीज है। और वो व्यक्ति तो कभी किसी समाज का विकास कर ही नहीं सकता जो बाल बच्चेदार ना हो। मैं ये दावे से कह सकता हूं, क्योंकि उसको क्या पता, एक बच्चे का हंसना, एक बच्चे का खेलना, एक पत्नी का सुख दुख, वो जिस व्यक्ति को कभी बारिश गिरी ही नहीं शरीर के ऊपर, वो व्यक्ति क्या जानने गया कि बारिश का स्वाद क्या होता है। तो जिस व्यक्ति ने कभी पत्नी का सुख नहीं पाया, बच्चे का सुख नहीं पाया, वो देश की जनता का सुख दुख कैसे समझ सकता है। समझ लो मैं जो बात कह रहा हूं। नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझोगे तो भैया धनेश्वर महतो का कुछ नहीं लोगे। मैं तो हूं 10 साल 5 साल का मेहमान, या जैसे बोलता हूं मोदी जी जब चाहेंगे तब सफाया करा देंगे। तो मैं आपको जगाने के लिए कह रहा हूं, समझ लो। नहीं जागोगे तो सदियों से गरीब आदमी ही हर चीज में मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात एक चीज है कि हमारे बिहार, यूपी के मजदूर, वो एक ऐसा हौसला उनका बुलंद होता है कि वो हिम्मत हारने वाले व्यक्ति नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, थोड़ा सा धीरज बना के रखिए। निश्चित ही आप लोग अपने घर को पहुंचेंगे, लेकिन पैदल मत चलिए। और मैं अब दिखाता हूं, सुनो बेशरम सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, बेशरम सरकार, और बेशरम बेहया नरेंद्र मोदी की सरकार। कुछ चीजें दिखा रहा हूं आप ही की राज की। ये उड़ीसा का सीन है, देख लो किस तरीके से मजदूर रोड के ऊपर आ चुके हैं। ये उड़ीसा का सीन है। और भी आपको दिखा रहा हूं मैं, ये उड़ीसा का था। एक सेकंड आपको और दिखा रहा हूं कुछ दृश्य। इसीलिए मैं हिटलर मोदी को जानवर कहता हूं। जानवर को भी तरस आ जाता है, लेकिन मोदी जानवर से भी गया गुजरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कहते हैं, एक ठेली के ऊपर एक छोटे से बच्चे को लिटाया हुआ है, अपना घर का सामान लाद के ये पैदल मतलब उस ठेली को लेके चल रहा है। सोचिए तो। और उस व्यक्ति के विषय में सोचिए जो एक अपनी मां को गोद में उठा के पैदल चल रहा है। उस व्यक्ति के विषय में सोचिए कि जो व्यक्ति दिल्ली से चला था, क्या कहते हैं ये बेगूसराय, और वो बनारस के अंदर भूख प्यास से मर गया। उस व्यक्ति के विषय में सोचिए जो दिल्ली से चला था पटना, ये बिहार आने के लिए, और उसका हार्ट फेल, क्या कहते हैं ये आगरा में हो गया। और ऐसे हजारों व्यक्ति अभी इस लॉकडाउन की भेंट चढ़े होंगे। अरे कोरोना वायरस तो मारे ना मारे मोदी जी, लेकिन आपने तो बिना कोरोना वायरस के लाखों के हिसाब से लोग या तो इलाज के बिना मर गए। कोरोना वायरस से तो मरे ना मरे, लेकिन और बीमारियों से, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है पिछले 2 महीने से, तो पता नहीं लाखों के हिसाब से लोग इलाज के बिना मर गए। मेरे ही गांव के बगल में एक व्यक्ति बंबई से आया है, उसका इलाज नहीं किया, वो 10-5 दिन का मेहमान है। कैंसर के मरीज हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे, और भी तमाम तरह की बीमारियां हैं हजारों के हिसाब से।
जो इलाज के बिना मर गए नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ आपकी गलत नीतियों की वजह से। एक कहावत है, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। भले नरेंद्र मोदी जी फालतू की बकवास करके आप सत्ता प्राप्त जरूर कर ली है, लेकिन देश चलाना आपके बस की बात नहीं है। मैं 1000 वीडियो में ये बात बोल चुका हूं। मैं जानता हूं ना, क्योंकि जिसके दिमाग में गोबर और भूसा भरा हो वो देश कैसे चलाएगा। अरे देश की सत्ता तो आपने हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के हथियाई थी, तो वो बीमारी, कचरा, वो गोबर भक्तों का कचरा निकलेगा नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी यदि ये कचरा फैलाने का काम यदि भारत में किसी ने किया है तो इस देश की मीडिया ने किया है। और वो मीडिया के मालिक हैं कौन? 200 चैनलों के मालिक हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी किसका यार है? नरेंद्र मोदी का यार है। जी न्यूज, उसका मालिक कौन है? सुभाष चंद्रा। वो किसका यार है? नरेंद्र मोदी का यार है। तो इसीलिए ये बीमारी, ये गंदगी पूरे देश की ऐसी तैसी कर दी इस 6 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी। जो 70 साल में विकास हुआ वो 6 साल में विनाश कैसे कर दिया, कोई आपसे सीखे मोदी जी। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। सीताराम, मां भगवती, इन बे औलाद वालों को थोड़ी सी दया दे, थोड़ा सा रहम करे इस देश की जनता पे। मां भगवती से ऐसी प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। नीतीश कुमार जी के पास 24,500 करोड़ हरियाली के लिए हैं। यदि एक दिन नीतीश कुमार ट्रेन पर खर्च करेंगे, एक ट्रेन पर, तो 6 लाख, 6.5 लाख, 10 ट्रेन पर 65 लाख, 100 ट्रेन पर 6 करोड़ 50 लाख, 1000 पर 65 करोड़, 2000 पर 130 करोड़, 5000 ट्रेन पर 350 करोड़। 60 लाख लोग बिहार आ सकते हैं 5000 ट्रेन से। नीतीश कुमार खर्च सिर्फ 325 करोड़ आएगा। क्या जल जीवन हरियाली की योजना से 325 करोड़ रुपया मजदूरों पर व्यय नहीं हो सकता? 24,175 करोड़ में जल जीवन हरियाली की नोटंकी नहीं होगी क्या? आप 600 करोड़ रुपया ले आइए। भारत के 30,42,000 करोड़ के बजट में मजदूरों के लिए 500-600 करोड़ रुपया नहीं है। यह सवाल समझिए। लगभग नीतीश जी, आपने तो बिहार की इज्जत नीलाम कर दी। मैं तुम थू। ये कह रहे हैं 6,05,000 बाद में दो दोगे, जैसे क्वारंटाइन में बोल दिया कि मैं दे दूंगा 500 रुपया। ये घिनक्कर वाला काम क्यों? 1200 लोग अपने घर में, आज व्यक्ति पर 541 रुपया पड़ता है। 2,11,000 करोड़ का बजट है आपका, 541 रुपया भी मजदूरों के लिए उस बजट में नहीं है। यह सवाल नीतीश जी, जनता जागरूक और सहयोग नहीं की तो लॉकडाउन में 50 दिन भूखे प्यासे टॉर्चर होकर के बच्चे 37 दिनों के बाद अपने मां बाप से दूर, गंदगी खाना, भूखे प्यासे, पैर में छाले, ट्रेन से आत्महत्या, बच्चे कंधों पर, आम लोगों की बदौलत आधे पेट भी नहीं भरना, बिना पंखा बिजली के, बिना घर के, पैर में खून से लथपथ आत्महत्या, अपने मां बाप से, बच्चों से, पत्नी से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए परेशान हालात, लाठी गोली गाली से। आपके सुशील मोदी तस्कर हैं, तस्कर। कहां से ट्रेन मिल गया खगड़िया से तेलंगाना मजदूरों को पहुंचाने के लिए? मैं चुनौती देता हूं नीतीश जी, आप उसको प्रूव करिए कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो डेली कह रहा है ले जाइए बिहार, वो चावल माफियाओं के लिए 200 कौन? सुशील मोदी ने कहा यह श्रम शक्ति है। अरे गंदे आदमी, धूर्त और दोगले टाइप के लोग आप लोग।
आप लोगों का कारनामा वो होना चाहिए जो काला पानी में भारत के विरोधियों का हुआ था। आप लोग इंसान और भारत विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं। ये रेलवे का ट्रेन आपको कैसे मिल जाता है और आप खगड़िया से 250 मजदूर कैसे भेज दिए जबरदस्ती तस्करी करके? आज 15 दिनों से आप वहां पर आपके दलाल लोग लगे हुए थे और अधिक पैसे में। मैं तो कह रहा हूं कि जब तक मजदूरों को 2000 रुपया प्रत्येक दिन अब नहीं मिलेगा, मजदूर को काम नहीं करना चाहिए। जब तक एक रूम और रहने की व्यवस्था नहीं होगी, मजदूरों को नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत। इन फैक्ट्रियों में नहीं काम करना चाहिए, इन कॉर्पोरेट घराने में काम नहीं करना चाहिए। तस्कर का केस होना चाहिए सुशील मोदी पर। जानिए, बाहर से पूंजीपतियों को लाने के लिए इनके पास है, लेकिन गरीब, बेरोजगार युवा और मजदूरों के लिए इनके पास कोई पूंजी नहीं है। किसानों के अनाज और खाद के लिए कोई पूंजी नहीं है। आज बॉम्बे के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस ने कह दिया कि मैंने बातचीत की है पीयूष गोयल से, 39 ट्रेन हमको मिल गई उत्तर प्रदेश के। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इन दलों के दोगली चरित्र को देखिए। बीजेपी, वहां डबल इंजन की सरकार है और यहां सिंगल इंजन की सरकार है। डबल इंजन, डबल। यहां 69 ट्रेन आज पहुंच गई। फडणवीस ने कहा मैं 39 ट्रेन कर दिया। ये जो तेगले लोग 5 ठो मंत्री हैं बिहार के, ये मौग और भरवा लोग, ये गंदे कमीने लोग, ये लोग क्या पीयूष गोयल से बात नहीं कर सकते? क्या इनकी औकात नहीं है? पैर की थाली चाटने वाली ये लोग, इनको जिताते हो आप? ये सवाल है पप्पू यादव का। जिसकी औकात नहीं बोलने की, उसको क्यों जिताते हो? जो आपके लिए जी नहीं सकता, आपके लिए संरक्षण नहीं दे सकता। और यदि फडणवीस ने 39 ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए की, तो वहां भी बीजेपी की सरकार है। बिहार क्या भारत में नहीं है? क्या बिहार के लोग जानवर से बदतर जिंदगी जिएंगे? क्या बिहार के लोग सिर्फ लात और बोली गाली सुनने के लिए पैदा हुए? क्या हम इंसान के कोख से पैदा नहीं हुए? क्या मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं है? क्या बिहार के लोग सिर्फ लात खाएंगे डगरा के बैगन के तरह, हमें जब मन आएगा इस्तेमाल करेंगे? इसको समझिए, आप समझते नहीं हैं। ये क्या है? बस वही लोग 6 सालों से सरकार बनाए हैं। सबसे बड़ी भूमिका 80% लोगों की भारत की सरकार बनाने की। ना उनको पैसा, ना उनको राशन, ना उनको किट्स। जहां कांग्रेसों की, जहां केरल में अलग सरकार है, वहां किट से लेकर सब कुछ दिया गया। वहां के मुख्यमंत्री पैसा भर रहे हैं। आज संजय सिंह सांसद ने ट्वीट करके पैसा जो जमा किया वो भी दिखाया। ठीक है, आपने कहा मैं पैसा लौटा दूंगा। क्यों? 6.5 लाख रुपया क्यों देना पड़ा? इतनी कमीनागिरी क्यों? क्या 6.5? मैं देने को तैयार हूं मुख्यमंत्री जी। मैं विपक्ष नहीं हूं। मुंह में राम बगल में छोरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। आज एक नाटक हो रहा था किसी के बेटे का। खिचड़ी खिलाकर कुछ गरीब लोगों को ले आया, जिसको खिचड़ी खाने का पैसा नहीं, वो फूल का माला, अभी जब फूल बंद है, मंदिर में कोई है ही नहीं, वो माला कहां से आया? ये दोगला चरित्र, ये राजनीति अभी भी, ये नेताओं का दोगला चरित्र क्यों है?
कौन मना कर रहा है? दो ना, बस दो। मैं दिल्ली से एक एक लोगों को भेजूंगा। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा करबट पैर पकड़ के, बस दो। नीतीश को देने की जरूरत नहीं है, बस दो। आप को यहां जो कोर्ट टीम है दिल्ली सरकार, वो आपको कागज देगी, आप बस दो यहां, ताकि बिहार के लोग जा सकें। आप वो पैसा नीतीश को मत दो, यहां दो। बात करता है ये। अब सोचिए ना, 69 ट्रेन गई, लेकिन यहां ट्रेन नहीं गए। 16 मजदूर वाले ट्वीट करने की फुर्सत नहीं। आर्मी का हेलीकॉप्टर जा रहा है पहुंचाने के लिए। और हमारे मंत्री मौक की तरह चुपचाप बैठे। ये बोलेंगे कुंभकर्ण की तरह सोए हुए, जब हिंदू मुसलमान शुरू होगा तब। जागरूक रहिए, सहयोग करिए। अरे 15 साल जागरूक और सहयोग रहा नीतीश कुमार। कितना लाठी और गोली खा करके लॉकडाउन को पालन करने वाला, उसको जागरूक। आपने जागरूकता के लिए क्या किया? 33,000 जांच नहीं करने वाला, और क्वारंटाइन में आप पत्रकार को रोक दिए, और 6,05,000 रुपया जिसको मजदूरों के लिए ना हो और अपने बच्चों के लिए। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आह लगेगा, आह, कोई नहीं बचा पाएगा इस मजदूर और बच्चों के आंसू। कभी आपने संवाद किया इस 46 दिनों में मजदूर गरीबों से? आपने पूछा उसकी उम्मीद पर आपसे, क्या जनता भूखे प्यासे हैं, क्या है? 37 दिनों तक आपको क्या नजर आई? 1.5 महीने तक मजदूर फंसे हैं, मार खा रहे हैं। इस हिंदुस्तान में किसी की चिंता नहीं। यह सवाल है। बिना जनता के सहयोग से लॉकडाउन नहीं हुआ। मुझे तो कभी लोग गांजा भांग दारू पी के सोए हुए हैं क्या? विपक्ष कहीं दारू पी के सोया हुआ हो, सत्ता पक्ष गांजा और भांग पी के सो गया, मुझे तो समझ में नहीं आता। लगातार नेताओं के घर में मजे लेना, इन संवेदनहीन सरकारों को कोई चिंता नहीं। मैं सोचता हूं कभी तो आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों प्रवासी मजदूरों पर बंगाल और गृह मंत्री जी में ठना हुआ है। गृह मंत्री जी, आप ममता जी को कह रहे हैं लाने के लिए, आप नीतीश जी को क्यों नहीं कह रहे हैं? एकदम ममता जी को लाना चाहिए। आप विशेष पैकेज की बात क्यों नहीं करते? आपसे पैसे तो मांगा सभी लोगों ने। आप बिहार, सबसे ज्यादा बिहार के मजदूरों को क्यों दिल्ली से भेजने में आपको प्रॉब्लम? आज हम गए थे हजारों मजदूरों के बीच, कल आपको फोटो देखिएगा, क्या क्या रो रहे हैं लोग। आपको आश्चर्य होगा। मुझे समझ में नहीं आई। आज पूरा देश का बहुत दिनों के बाद कुंभकर्ण की तरह वामपंथी पार्टी भी जगा। क्यों जगा? लगभग बीजेपी की जो जितने सरकार है, श्रम कानून के कई प्रावधानों को 3 सालों के लिए ताक पर रख दिया गया। मजदूरों के कानून को खत्म, उद्योगपति और मालिकों को पूरी तरह छूट दे दी गई कानून में। मजदूरों के लिए बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए अब यह बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बुधवार को मंत्रिमंडल में बैठक लिया और उन्होंने कहा कि श्रमिकों से जुड़े सिर्फ 3 कानून लागू होंगे, बाकी सारे कानून 3 साल के लिए प्रभावी नहीं होंगे। भवन और निर्माण
श्रमिक कानून, बंधुआ मजदूर विरोधी कानून और श्रमिक भुगतान कानून, ये 5वीं अनुसूची। 12 घंटों की पाली, 8 घंटे मजदूर काम करते था, 12 घंटे की जबरदस्ती। जब मन आएगा कॉर्पोरेट और उसको निकाल देंगे, उसको नहीं रखेंगे, उनके लिए अब घर और सुविधा नहीं देंगे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में सीधा बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने तो श्रमिक अनुबंधन कानून को 1000 दिनों के लिए निरस्त का फैसला लिया, कंप्लीट रूप से फैसला ही ले लिया। इसके अलावा औद्योगिक विवाद कानून और इंडस्ट्रियल रिलायंस एक्ट को भी निरस्त कर दिया। मतलब अब कुछ नहीं, सिर्फ पूंजीपति इकाइयां अपनी सुविधा के हिसाब से मजदूरों को रख सकती, निकाल सकती, हुए भी अपनी ही शर्तों पर। बदहाली में काम करने का न तो श्रमिक अदालत संज्ञान लेगी और न ही दूसरी अदालतों में इसको चुनौती दी जा सकती। यह भी कानून बन गया। इसके अलावा श्रमिकों के लिए रहने और आराम करने की व्यवस्था या महिला श्रमिकों के लिए बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच भी बनना नई कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, जो कानून था। और न ही इन इकाइयों की कोई सरकारी सर्वेक्षण किया जाएगा। बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव अब शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव राजीव अरोड़ा ने जल्द ही ट्रेड यूनियन के फैसलों को अदालत में चुनौती देगी। अरोड़ा कहते हैं, लंबे संघर्ष के मजदूर अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सरकारों ने महामारी का सहारा लेते हुए श्रम कानूनों के मालिक के पास गिरवी रख दिया। मतलब इस महामारी और लॉकडाउन में भूख से तो मरे, लाठी गोली खाए, बेरोजगार भी हुए और सारी मुनाफा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुत दिनों के बाद जगी नहीं, 46 दिनों के बाद ट्वीट भी किए। बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव करने से खराब है। भारत का संविधान अस्तित्व में है या नहीं? क्या देश में कोई कानून मौजूद है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें आदिम काल में धकेल रही है। जमकर विरोध होगा। किसने मना किया? 46 दिन जब लाठी चल रही थी। बंगाल के मजदूर और जगहों के बारे में बोल लेते। करोड़ों मजदूरों की जिंदगियों को जोखिम में डालकर मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का प्रयास। अखिलेश यादव ने कहा, कोरोना संकट के इस्तेमाल में आरएसएस की पूंजी घरानों को संरक्षण देने के और गरीब दलित पिछड़ों की जिंदगी में और ज्यादा परेशानियों पैदा करने पर उतारू हो गई। भाजपा ने महंगाई बढ़ाने को कुचक रच रही। मजदूरों के शोषण के लिए भी रास्ते खोल दिए। श्रमिकों को संरक्षण न देने वाली सरकार। नौकरियों का क्या होगा? लगभग अध्यादेश द्वारा मजदूरों को शोषण को बचाने वाले श्रम कानून अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। विस्थापन और बेरोजगारी के शिकार श्रमिक अब पूरी तरह अपने मालिकों के शर्त पर ही जी सकते हैं। कोरोना की मार से अर्थव्यवस्था के साथ आम लोगों की मुश्किल बढ़ी। 13.6 करोड़ लोग बेरोजगार होने का खतरा पैदा हुआ। इसकी सबसे अधिक मार पर्यटन, होटल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पड़ गया। बेरोजगारी का सबसे अधिक उन लोगों पर नियमित रोजगार में नहीं है और जिन्हें कोई लिखित दस्तावेज नौकरी को नहीं मिला। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक देश में ऐसे लोगों की संख्या 13.6 करोड़ लोग हैं। कृषि क्षेत्र में काम कर रही 50%। आंकड़ों के मुताबिक 2.8 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बिना किसी दस्तावेज के काम कर रही है, जिन्हें कभी भी हटा सकती। इसी तरह 4.9 करोड़ गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और 5.9 करोड़ लोग सेवा क्षेत्र में, जिनके पास रोजगार का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी की कमाई पर जैसे ही असर पड़ता है, इस तरह के कर्मचारियों को सबसे पहले निकाल देता है। अक्टूबर तक सुधार होने पर 2 करोड़ बेरोजगार होंगे। CII ने भी एक रिपोर्ट में कहा, अगर अक्टूबर तक स्थिति सुधार भी हो जाए तो कम से कम करोड़ों बेरोजगार हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है बेरोजगारी की सबसे अधिक मार पर्यटन, होटल क्षेत्र पर पड़ेगी। इस क्षेत्र में करीब 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। टूर ऑपरेटर, उसमें जुड़े कर्मचारी, होटल में दूध, सब्जी, अन्य तरह के सामान आपूर्ति करने वाले रोज भी बेरोजगार हुए हैं। कोरोना की वजह से ज्यादातर होटल बंद है। विशेषज्ञों का कहना है कंपनियां कुछ समय तक नुकसान उठाकर भी कर्मचारियों के साथ रहने में सक्षम हो सकते हैं। समझ में नहीं आता। माइग्रेट की बेचैनी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक इनकी दुर्दशा, दुर्दशिता, चाणक्य हैं हम।
कौन है चंद्रगुप्त? बाहर अचानक पानी में भी दिखा, 15 साल भी दिखे, और आज ये कह रहे जागरूक रहिए, सहयोग करिए। बिना सहयोग के, बिना भूख प्यास लात मार खाए आत्महत्या 80% हिंदुस्तान के वो लोग जिनके पास 200 400 600 रुपया नहीं। मालवीय नगर हम गए थे, हर लोग जाने के लिए परेशान, और आपका उप मुख्यमंत्री तस्करी कर रहा है। और ट्रेन कहां से आई जब हमको ट्रेन नहीं मिल रही है जाने को? यह सवाल पप्पू यादव आपसे कर रहा है। आप दिल्ली सरकार से मत लो पैसा, मैं चेक देने को तैयार हूं, आप हमको बाद में लौटा देना। कम से कम दिल्ली की मजदूरों को आप ले जाओ यहां से। बारे बार 69 ट्रेन जाएगी उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं। बिहार में तो कीड़ा मकोड़े जानवर रहते हैं, 12-12.5 करोड़ लोग। जांच में भी हम 33,000, महाराष्ट्र 2 लाख से ऊपर, राजस्थान 5 करोड़ 2 लाख से ऊपर, आन स्टेट 5 करोड़ 2 लाख से ऊपर, कुछ भी नहीं। अरे 10,000 रुपया दो ना, गद्दार नहतन। और जो आपके मंत्री हैं यहां एमपी, ये घर में क्यों सोए हुए हैं? ये क्यों दोगलाई करवा रहे हो? आपके 40 एमपी दिल्ली में रहने वाला, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, 400 से 450 से ऊपर एमपी, 250-300 के लगभग राज्यसभा, सारे मंत्री, और उसके बाद दिल्ली में भूख से परेशान क्यों? यह सवाल पप्पू यादव और भारत और दुनिया जानना चाहता है। दिल्ली में सारी सरकार, सारा कैपिटलिस्ट, सारा पूंजीपति, मैं बिहार की जनता और देश की जनता से जानना चाहूंगा, आप तो इन नेताओं को जात पात पर और हिंदू मुसलमान पर वोट देते, आज क्या हो गया? कहां ये 500 लोग, कहां ये 700 लोग? क्यों आपकी बात नहीं करता? क्यों आपके लिए नहीं निकलता? सरकार आपकी है, आप क्यों भूखे हैं? क्यों खाने के लिए परेशान? क्यों बिना काम के आप बैठे हैं? क्यों घर जाने के लिए परेशान? ट्रेन पर अधिकार आपका है, पैसे पर अधिकार आपका है। बाहर के लोग आएंगे, वंदे मातरम भारत होगा, लेकिन मजदूरों के सवाल पर कुछ नहीं होगा। फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और वहां बीजेपी की सरकार है। यह दोगलाई क्यों? यह दोहरा चरित्र क्यों? यह अपनी पहचान नहीं पाइएगा आप। एक तरफ आपको 15 साल पहले विपक्ष ने लूट लिया, संकट में कहीं नहीं होता। ये दोगले लोग अपनी बात करते हैं, सिर्फ राजनीति करेंगे। सत्ता पक्ष को 15 साल आपने दिया, और आज आपके लिए कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं, बात करने को कोई तैयार नहीं। यह सवाल था मेरा, मंगलवार के दिन मजदूरों को लाने के लिए संकल्प लें और हम लोग खड़े हों, कि मैं आपसे आग्रह करना चाहूं। यह सवाल था आज मेरा। आप सोचिएगा, विचारिएगा कि आज किस तरह मजदूरों के ताकत को, मजदूरों के अधिकार को कानून बनाकर 3 साल के लिए मुनाफाखोरों को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे एक तरफ बेरोजगार 5-5 करोड़, 6-6 करोड़, 13 करोड़ 60 लाख, दूसरी तरफ मजदूरों की हालात, और चौथी तरफ जबरदस्ती अपने चावल माफिया की तस्करी के लिए बेचना, और 5वीं तरफ भारत के बाहर से लोगों को लाओ, 6ठी तरफ महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा एक मॉडल को सेना के हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड भेजना और मजदूरों को आत्महत्या पर मजदूर करना, या विचार करना कि जिसके पास खाने के लिए एक ब्रेड ना हो, बच्चे सामने में दम तोड़ दे, पति दम तोड़ दे, उसके बाद क्या बचता है इस भारत में? यह सवाल पप्पू यादव का है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।